आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहेली। हाँ, हम्म। पहेली ये है कि एक भाषा जो हमें गुलाम बनाने के इरादे से आई थी, वो हमारी पहचान और हमारी कहानियों की आवाज कैसे बन गई। बहुत गहरा सवाल है। हम बात कर रहे हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर यानी भारतीय अंग्रेजी साहित्य की। ओके। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ एकेडमिक नोट्स और रिसर्च पेपर्स हैं जो इस विषय की मतलब बिल्कुल नींव समझाते हैं। ठीक है। तो हमारा मिशन है इन सूखे तथ्यों में से कहानी को निकालना। ये समझना है कि आखिर भारतीयों ने अंग्रेजी में साहित्य लिखना क्यों शुरू किया और कैसे। ये सिर्फ भाषा बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास, संस्कृति, पहचान और मैं कहूँगा एक कमाल के जुगाड़ की कई परतें हैं। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी एक तरह के सांस्कृतिक अपहरण की है, जहां भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा को लेकर उसे अपना बना लिया। अपना बना लिया। वाह। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य सिर्फ अंग्रेजी में लिखी किताबें नहीं है। ये एक ऐतिहासिक मजबूरी, एक रचनात्मक जरूरत और एक सांस्कृतिक संवाद का नतीजा है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो फिर इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? जाहिर है ब्रिटिश राज से। बिल्कुल। इन नोट्स में साफ लिखा है कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत यहीं से हुई। हाँ, और इसकी एक खास वजह थी। अंग्रेजों को भारत जैसे इतने विशाल देश पर शासन करने के लिए बाबुओं, क्लर्कों और छोटे अधिकारियों की एक फौज चाहिए थी। अच्छा। तो इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी को प्रशासन, कानून और ऊंची तालीम की भाषा बना दिया। और यहाँ पर 1835 का मकौले का घोषणा पत्र, जिसे मकौलेस मिनट कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। उसका मकसद तो मतलब बड़ा साफ था, है ना? बेहद साफ। मकौले ने कहा था कि हमें एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना है जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन सोच, पसंद और समझ में अंग्रेज हो। और यही हुआ। एक नया पढ़ा लिखा अंग्रेजी बोलने वाला भारतीय मिडिल क्लास तैयार हुआ। और यही वर्ग आगे चलकर भारतीय अंग्रेजी साहित्य का पहला लेखक और पहला पाठक भी बना। बिल्कुल। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब जिस शिक्षा प्रणाली को उन्होंने अपने शासन को चलाने के लिए बनाया था, हाँ, उसी ने अनजाने में अपने ही आलोचक तैयार कर दिए। क्या उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है? शायद बिल्कुल नहीं। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। सही बात है। जिस भाषा को नियंत्रण का औजार बनाया गया, वही अभिव्यक्ति का हथियार बन गई। अंग्रेजी में लिखने के कई कारण थे। एक तो ये कि पश्चिम के साथ सीधे बात करने का, उन्हें भारतीय नजरिया समझाने का यही एक तरीका था। ओके। दूसरा, अंग्रेजी बोलने और पढ़ने वालों का दायरा किसी भी एक भारतीय भाषा से कहीं ज्यादा बड़ा था। और धीरे धीरे ये अपनी बात कहने का, अपनी संस्कृति को दुनिया को बताने का और कॉलोनियल रूल यानी अंग्रेजी शासन की आलोचना करने का एक शक्तिशाली मंच बन गया। तो अगर हम इसे ठीक से समझना हो तो ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर आखिर है क्या? क्या ये बस अंग्रेजी साहित्य की एक ब्रांच है जो भारत में लिखी गई, या कुछ और? यहीं पर सबसे आकर्षक बात सामने आती है। आपके नोट्स में एक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, अनुकूलन, हाँ। न कि नकल। इसका मतलब है कि भारतीय लेखकों ने अंग्रेजी भाषा के ढांचे को तो लिया, लेकिन उसमें आत्मा, संवेदनाएं और तजुर्बे वो पूरी तरह से भारतीय भर दिए। जैसे? सोचिए, जैसे एक विदेशी बोतल में अपनी देसी शराब भर दी हो। बोतल बाहर की, लेकिन अंदर का नशा और मिजाज पूरी तरह अपना। बिल्कुल। भारतीय आत्मा भर दी, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? कोई ऐसा उदाहरण है जिससे ये बात साफ हो जाए? बिल्कुल है। R.K. नारायण की कहानियों के बारे में सोचिए। मालगुडी डेज। हाँ, वो अपने काल्पनिक शहर मालगुडी की रोजमर्रा की जिंदगी को इतनी सादगी से अंग्रेजी में बताते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप कोई विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं। वो छोटे छोटे किस्से, बाजार की गहमा गहमी, लोगों की चिंताएं, सब कुछ 100% भारतीय है। भाषा अंग्रेजी है, पर माहौल, किरदार, उनकी बातें, सब कुछ आपको अपने आसपास का लगता है। यही है भाषा को अपना बना लेना। और समय के साथ इसका विकास कैसे हुआ? इन पेपर्स में इसके अलग अलग दौर बताए गए हैं जो दिखाते हैं कि ये हमेशा एक जैसा नहीं रहा। ये एक तरह के आत्मविश्वास का सफर लगता है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। ये आत्मविश्वास का ही सफर है। इसे मोटे तौर पर 4 चरणों में बांटा जा सकता है। ओके। पहला था प्रारंभिक चरण, यानी 19वीं सदी का दौर। उस वक्त लेखकों में एक तरह की झिझक थी।
वो अंग्रेजी लेखकों की शैली की नकल करने की कोशिश करते थे। विषय भी ज्यादातर समाज सुधार वाले होते थे, जैसे सती प्रथा का विरोध या विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। यानी शुरुआत में वो अपने अंग्रेज टीचरों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद आया राष्ट्रवादी चरण। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी। और इसका असर साहित्य पर भी पड़ा? बिल्कुल। अब लेखक नकल नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी भारतीय पहचान की बात कर रहे थे। राजा राव जैसे लेखकों ने तो यहाँ तक कहा कि हमें अंग्रेजी को अपनी भाषा बनाना होगा। अच्छा। उसे तोड़ मरोड़ कर ऐसा बनाना होगा कि वो हमारी सोच, हमारी आत्मा की आवाज को व्यक्त कर सके। और उन्होंने अपनी मशहूर किताब कंथापुरा की भूमिका में लिखा भी था, हम अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी नहीं लिख सकते, हमें अपनी एक ऐसी बोली बनानी होगी जो आयरिश या अमेरिकी अंग्रेजी की तरह अलग और रंगीन हो। क्या कमाल का आत्मविश्वास था। बिल्कुल। उनका कहना था कि अंग्रेजी अब हमारी दासी है, हम इसके गुलाम नहीं। वाह। फिर आया तीसरा चरण, आजादी के बाद का दौर। अब लेखकों को किसी को कुछ साबित नहीं करना था। अब वो अपनी कहानियों में किरदारों के मन की गहरी बातें, समाज की सच्चाइयों को दिखा रहे थे। जैसे आर.के. नारायण, मुल्क राजानंद, कमला मार्कंडे, इन जैसे लेखकों ने छोटे शहरों और आम लोगों की जिंदगी को अंग्रेजी साहित्य का हिस्सा बनाया। और आज हम किस दौर में हैं? आज तो सलमान रुश्दी और अरुंधति रॉय जैसे नाम हैं जिन्होंने दुनिया जीत ली। आज हम समकालीन चरण में हैं। इस दौर की पहचान है वैश्विक विषय, कहानी कहने के नए नए प्रयोग और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, अरविंद अडीगा जैसे लेखकों ने इसे दुनिया के नक्शे पर ला दिया। अब ये साहित्य सिर्फ भारत के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया में एक भारतीय होने का क्या मतलब है, इस अनुभव के बारे में है। लेकिन ये सब इतना आसान तो नहीं रहा होगा। एक विदेशी भाषा में अपनी बात कहना, वो भी उन लोगों की भाषा में जिन्होंने आप पर राज किया हो, इसको लेकर तो बहुत बड़ी लड़ाई हुई होगी। मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा। ये बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है, और ये बहस आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। अच्छा। हाँ, मुख्य सवाल यही थे, क्या अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा भारत की मिट्टी की गंध, यहाँ के रिश्तों की बारीकियां, यहाँ के त्योहारों के हुड़दंग को सही मायने में व्यक्त कर सकती है? बिल्कुल। क्या आप आम का स्वाद या पहली बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू को अंग्रेजी में समझा सकते हैं? कुछ चीजें अनुवाद में खो जाती हैं। तो जो लोग इसके खिलाफ थे, उनका तर्क क्या था? उनका तर्क बहुत मजबूत था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हमारे शासकों की भाषा है, ये हमें हमारी जड़ों से काट देगी। असली भारतीय साहित्य तो सिर्फ भारतीय भाषाओं हिंदी, बांग्ला, तमिल, मराठी में ही लिखा जा सकता है। ओके। अंग्रेजी में लिखना एक तरह का धोखा है, अपने लोगों से भी और अपनी संस्कृति से भी। उनका डर था कि ये साहित्य बस एक छोटे से पढ़े लिखे अमीर वर्ग के लिए और उन्हीं के बारे में लिखा जाएगा। और जो उसके पक्ष में थे, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? समर्थकों ने कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, अंग्रेजी अब एक हकीकत है, ये एक भारतीय भाषा बन चुकी है। सलमान रुश्दी ने तो यहाँ तक कहा कि भारत में अंग्रेजी को एक भारतीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। उनका तर्क था कि भाषा से ज्यादा जरूरी है कि आप कह क्या रहे हैं। सही बात है। अगर कहानी भारतीय है, अगर भावनाएं भारतीय हैं, तो माध्यम कोई भी हो, साहित्य भारतीय ही रहेगा। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? क्या भाषा को सच में भारतीय बनाया जा सका? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। अच्छा। भारतीय लेखकों ने व्याकरण की परवाह किए बिना अंग्रेजी को अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा और एक नया रूप दे दिया। जैसे अंग्रेजी में कजिन शब्द का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ चचेरे ममेरे भाई बहन का रिश्ता बहुत अहम है। बिल्कुल। तो भारतीय लेखकों ने कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर जैसे शब्द गढ़ लिए। हाँ, ये तो हम रोज बोलते हैं। या फिर प्रीपोन जैसा शब्द जो पोस्टपोन का उल्टा है और किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, पर भारत में हर कोई समझता है। ये है भाषा का भारतीयकरण। तो हमने ये तो समझ लिया कि लेखकों ने भाषा को कैसे भारतीय बनाया, लेकिन वो इस भारतीय भाषा में कह क्या रहे थे? कौन सी कहानियां थी, कौन से मुद्दे थे जो उन्हें बार बार लिखने पर मजबूर कर रहे थे? अगर हम इन सभी लेखकों के काम को एक साथ देखें तो कुछ विषय बार बार उभर कर आते हैं। ये वो सवाल हैं जिनसे ये साहित्य जूझता रहा है। पहला और सबसे बड़ा विषय है गुलामी के दौर का तजुर्बा और उसकी जो छाप हम पर रह गई। आजादी के बाद की चुनौतियां, बंटवारे का दर्द,
एक नया देश बनाने की कोशिशें, ये सब केंद्रीय विषय रहे हैं। और पहचान का सवाल तो जरूर आता होगा, मैं कौन हूँ? बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा विषय है पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं भारतीय हूँ या पश्चिमी? मेरी जड़ें कहाँ हैं? ये सवाल कई पीढ़ियों के लेखकों को परेशान करता रहा है। इसी से जुड़ा है पूर्व बनाम पश्चिम का द्वंद्व, जहाँ भारतीय पारंपरिक मूल्यों और पश्चिमी मॉडर्न जीवन शैली के बीच का तनाव दिखाया जाता है। और समाज के अंदर की बातें भी तो होंगी, जैसे जाति या परिवार। हाँ, निश्चित रूप से परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराव एक बहुत बड़ा विषय है। संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं, अरेंज मैरिज को लव मैरिज से चुनौती मिल रही है। ये सब कहानियों का हिस्सा रहे हैं। सही। इसके साथ ही सामाजिक असमानता जैसे जाति व्यवस्था और गरीबी पर भी बहुत कुछ लिखा गया। और हाल के दशकों में लैंगिक मुद्दे यानी जेंडर इश्यूज बहुत मजबूती से सामने आए हैं, जहां महिला किरदारों के संघर्ष और उनकी आवाज को जगह दी गई है। और इन सब के बीच लेखक खुद कहाँ खड़ा होता है? वो तो असल में दो दुनियाओं के बीच जी रहा होता है। ये अनुभव उसकी लिखाई पे कैसे असर डालता होगा? ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। भारतीय अंग्रेजी लेखक अक्सर दो नावों पर सवार होता है। अच्छा। उसे भारतीय और विदेशी दोनों तरह के पाठकों के लिए लिखना होता है। उसे अपनी कहानी में भारतीय जड़ों को भी जिंदा रखना है और साथ ही पश्चिमी पाठकों को भी समझाना है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है या मामा का रिश्ता क्या होता है। क्या इससे एक तरह का कंफ्यूजन नहीं पैदा होता कि कहानी आखिर किसके लिए लिखी जा रही है? दिलचस्प बात यह है कि यह स्थिति कंफ्यूजन नहीं बल्कि एक मिली-जुली पहचान को जन्म देती है, जिसे एकेडमिक भाषा में संकरता या हाइब्रिडिटी कहते हैं। हाइब्रिडिटी? हाँ, सोचिए जैसे हम अपनी रोज की बातचीत में चलो लंच करते हैं या टाइम क्या हुआ है जैसे वाक्य बोलते हैं ना, ये शुद्ध हिंदी है न शुद्ध अंग्रेजी। ये एक नई हाइब्रिड भाषा है। साहित्य में भी यही हुआ। कहानी भारतीय, भावनाएं भारतीय, लेकिन भाषा अंग्रेजी। ये कॉम्बिनेशन ही इस साहित्य की सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। ये ना तो पूरी तरह भारतीय है और ना ही पूरी तरह पश्चिमी। ये दोनों का एक अनूठा मिश्रण है। लेकिन चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। हर चीज की तरह इस साहित्य के भी कुछ आलोचनाएं तो होती होंगी। क्या हमारे स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालते हैं? हाँ, बिल्कुल। कई लोग तो आज भी कहते हैं कि ये तो बस एलीट लोगों का साहित्य है, जो आम भारतीय की जिंदगी से कोसों दूर है। हाँ, और ये आलोचना काफी हद तक सही भी है। स्रोत कुछ आम आलोचनाओं का जिक्र करते हैं। पहली और सबसे बड़ी आलोचना यही है कि इसका पाठक वर्ग बहुत छोटा और सीमित है। यह मुख्य रूप से बड़े शहरों में रहने वाले अंग्रेजी शिक्षित वर्ग तक ही पहुंच पाता है। दूसरी आलोचना यह है कि यह अक्सर समाज के उसी अमीर शहरी वर्ग के जीवन पर केंद्रित रहता है और करोड़ों भारतीयों के गांव देहात के जीवन को नजरअंदाज कर देता है। और क्षेत्रीय भाषाओं पर इसके असर को लेकर भी तो चिंता जताई जाती है। हाँ, यह एक और गंभीर आलोचना है। आलोचकों का मानना है कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि और बुकर जैसे पुरस्कारों के कारण बांग्ला, मलयालम या हिंदी जैसी भाषाओं के महान साहित्य की उपेक्षा होती है। सही बात है। मीडिया और प्रकाशक भी अंग्रेजी साहित्य को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं के लेखक हाशिए पर चले जाते हैं। लेकिन इन सभी जायज आलोचनाओं के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य ने दुनिया के मंच पर भारत के लिए एक मजबूत साहित्यिक पहचान बनाई है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये निकलता है कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य इतिहास की एक अनचाही लेकिन दिलचस्प देन है। बिल्कुल। अंग्रेजी शिक्षा ने अनजाने में इसके बीज बोए और भारतीय लेखकों ने इस भाषा को अपनी शर्तों पर अपनाया, उसे एक नया भारतीय रूप और आवाज दी। और इसमें पहचान का संकट, संस्कृति का टकराव और अपनी जड़ों को खोजने का संघर्ष केंद्रीय विषय रहे हैं। भाषा को लेकर बहस हमेशा इसका एक जरूरी हिस्सा रही है और शायद हमेशा रहेगी। यह साहित्य लगातार खुद को खोज रहा है, बदल रहा है और यही इसके जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। इन स्रोतों में जो बातें सामने आईं, वे हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती हैं। अच्छा। हमने देखा कि इस साहित्य की शुरुआत एक छोटे से पढ़े लिखे अमीर वर्ग ने की थी। हाँ। और इसकी कहानियां भी अक्सर उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज जब इंटरनेट और बेहतर शिक्षा के जरिए अंग्रेजी भारत के छोटे शहरों, कस्बों और अलग-अलग सामाजिक आर्थिक तबकों तक पहुंच रही है, तो भविष्य में भारतीय अंग्रेजी साहित्य की कहानियों और आवाजों में किस तरह का बदलाव आ सकता है? ये सोचने वाली बात है। अब तक अनसुनी रही